हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के बाद हर दल जीत का दावा कर रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि हरियाणा में तीसरी बार भी कमल खिलेगा। और कैसे यह संभव होगा, क्या रणनीति है? हमारे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जुड़ रहे हैं और डॉक्टर कमल गुप्ता से इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। नमस्कार, आप सभी के व्यूअर्स का मैं भी अभिनंदन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। जी, तो कमल जी, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि इस बार विपक्ष के तेवर बड़े तल्ख नजर आते हैं और बीजेपी क्या फॉर्मूला अपना रही है कि तीसरी बार इस किले को भेद ले? देखिए, जो बेसिक प्रश्न आपका है उस प्रश्न में मैं यही आपको बताऊंगा कि बीजेपी की बराबरी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम तो हर 3 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख भी तय करते हैं। अब जो विपक्ष हमारा थोड़ा बहुत ले दे के कांग्रेस है, बाकी तो ख़त्म हो गया। अब कांग्रेस 10 साल से अपनी प्रदेश कार्यकारिणी ही नहीं बना पाई, उनके 10 साल से जिला अध्यक्ष भी नहीं बने। तो जिनका संगठन मजबूत नहीं होता वो चुनाव में मजबूती से उतर नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि कोई दमखम है नहीं, और इसी कारण से यही सबसे बड़ा कारण है। और हमारे जो 10 साल के जो काम हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश का गौरव पूरे विश्व में बनाया है, जो उसको फैलाया है, बढ़ाया है, और जो हमारे काम हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे धारा 370 तोड़ने की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, और हरियाणा में भी अनेक सड़कें, नौकरियां और बिजली का, पानी का, किस तरह से हमने सिलेंडर का, सभी बातें अगर मैं करूं तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया वो हमने 10 साल में, माननीय पहले मनोहर लाल जी की अगुवाई में और अब श्री नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हरियाणा सरकार पूरे काम कर रही है। और यही कारण है कि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस प्रकार से पूरे देश में तीसरी बार पुनः आई है, हरियाणा में भी तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। विपक्ष यही कह रहा है कि दरअसल आप सुन भी रहे होंगे कि नारे लगातार दिए जा रहे हैं कि पिछली बार भी आपको पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं, आपने गठबंधन की सरकार बनाई और वो आखिरकार आकर के ढह भी गई, और इस बार हम प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 4 अक्टूबर बीजेपी बाहर, और इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल हर सभा में विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को बोलने का पूरा अधिकार है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, पता लग जाएगा उनको। जी कमल जी, अब ये है कि इस बार एक जो खबर आ रही है, मैं चाहूंगा कि आप इस पर स्पष्ट करें, टिकट बंटवारे को लेकर के क्या ये बात सही है कि कई सिटिंग मतलब एमएलएस की बात करें, कई मंत्री स्तर के भी कई लोग हैं अगर, तो टिकट उनकी कट सकती है, या बहुत ज़्यादा सख्ती टिकट बंटवारे में इस बार नज़र आएगी? ऐसा क्या है? नहीं, देखिए, ये नेतृत्व का काम है। नेतृत्व जिसको ठीक समझेगा, जिसको उपयुक्त समझेगा, उसको टिकट देगा, और वो हम कार्यकर्ता के नाते उसको सहर्ष हृदय से स्वीकार करेंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेतृत्व की बात को स्वीकार करेगा। ये कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस में तो पता नहीं कितने ग्रुप हैं और कौन कौन क्या एक दूसरे को कहते हैं, ये कोई मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, और प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी नेतृत्व फैसला करेगा उसको दिल से सहर्ष स्वीकार करें। कमल जी, आप डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है, और अगर कोई टिकट डिसाइड होने से पहले मांगता है तो ये एक डेमोक्रेटिक बात है, और इससे पार्टी को गर्व भी है कि एक पार्टी में अनेक प्रकार के लोग हैं जो टिकट का दावा करते हैं। ठीक है,
आपने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी में फैसला लिया जाता है और मानना सबको सर्वमान्य होता है। वो आपकी जो सीट है, ये इस तरह की सियासत में खबर है कि उस सीट को लेकर के भी कुछ और दावेदारी की बात सामने आ रही है। आप अपनी सीट को लेकर कंफर्म हैं? नहीं, हम तो, मैंने आपको जैसा पहले कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा, मैं भी करूंगा। और जहां तक अलग अलग दावेदार हैं, तो दावेदार तो पार्टी में हर सीट पर होने भी चाहिए। वो पार्टी की मजबूती को प्रदर्शित करता है। आपकी सीट में कोई अगर चेंज होता है, कोई छेड़छाड़ होता है, तो आपकी राय क्या होगी? आप पार्टी से क्या कहेंगे? प्रदेश का नेतृत्व जो तय करेगा उसको सही मानकर हम पार्टी के लिए काम करेंगे, कमल को खिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से कह रहा हूं आपको, चूंकि देखिए आप बिल्कुल आपके साथ रहे हैं लगातार अभी तक, और रंजीत चौटाला थोड़े नाराज नजर आए हैं। अपनी सीट पर छेड़छाड़ की खबर सामने मिली उनको, तो नाराजगी जाहिर कर दी है। ठीक है, तो मैं यही समझना चाहता हूं कि आपकी सीट की बात मैंने जिक्र की, या रंजीत चौटाला का जिक्र किया मैंने, आप लोग लगातार बिल्कुल तटस्थ होकर के सरकार में रहे हैं, पार्टी के साथ रहे हैं, रंजीत चौटाला भी आपके साथ आ गए आखिर तक। तो क्या ऐसी स्थिति में जबकि नाराजगी की बात अगर होगी तो नुकसान नहीं हो सकता है? आपको लगता है कि पार्टी इसका भी ख्याल रखेगी टिकट बंटवारे में? हाँ, बिल्कुल ख्याल रखेगी, और जो पार्टी का डिसीजन होगा वो उपयुक्त होगा। ठीक है, क्या आप अपने कामों के तौर पर गिनाएंगे कि आपको आपके इलाके में, आपको जहां से टिकट मिलती है वहां की जनता भरोसा करेगी डॉक्टर कमल गुप्ता पर? देखिए, हिसार में पिछले 10 साल में जो काम हुए वो पिछले 60 साल में नहीं हुए। मैं आपको बताता हूं, एक तो हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि 7200 एकड़ में हिसार में हवाई अड्डा बना, जो 19 जून को हमने उसके लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, और हो सकता है 8-10 दिन में वो लाइसेंस हमें मिल भी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में पिछले 60 साल में आज तक एयर कनेक्टिविटी की बात किसी भी सरकार ने नहीं की, हमने की, और हम इसको पूरा करेंगे, और ये पूरा होने जा रहा है। हमने रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग यार्ड बनाया, और पूरे हरियाणा में, और जो हिसार में वॉशिंग यार्ड बना, तो हिसार में स्वतः केवल वॉशिंग यार्ड बनने से ही बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं वो वहाँ पर आने लगी हैं। और तीसरी बात कि महम, हांसी और रोहतक का जुड़ना, यानी कि रोहतक का वाया महम, हांसी से जुड़ना, अभी तक हिसार की जो रेल की कनेक्टिविटी थी वो भी प्रॉपर नहीं थी। पहले दिल्ली से गाड़ी चलती थी, रेवाड़ी रुकती थी, और जो इंजन है वो आगे से हटके पीछे लगता था, गाड़ी विपरीत दिशा में आती थी। अब कुछ सालों से गाड़ी भिवानी आती है, गाड़ी रुकती है, इंजन कटता है, पीछे लगता है, लेकिन जो ये रोहतक से महम और हांसी जुड़ा है, इससे आज ये डायरेक्ट कनेक्शन हिसार का दिल्ली से हुआ है। और वहाँ पर स्काडा का वाटर वर्क्स हमने बनवाया, वहाँ पर एसटीपी, हिसार के लोग जो हैं वो मलमूत्र की फसल खाते थे पिछले सालों में, हमने जब से 40 mld का एसटीपी बनवाया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। आज हिसार में 4-4, 5-5 फ्लाईओवर बने। पहले एक फ्लाईओवर में अगर थोड़ा गड्ढा होता था तो उसको ठीक होने में 7-7 साल लगते थे। आज पूरा हिसार को जो है, पूरे सड़क को चमका दिया गया है। हिसार की सभी सड़कें, सभी गलियां और सभी जो साइड की जो चीज़ें होती हैं वो भी वॉल टू वॉल, वो भी हमने बनवाई हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हिसार में चौराहों पर हमने फुहारे लगवाए हैं, हिसार में हमने पार्किंग की मार्किंग की है हिसार में। और अभी हमने एक स्वागत द्वार बन रहा है, वो अभी समाप्त होने वाला है। स्वागत द्वार ऐसा देश में कहीं भी नहीं बनेगा। अशोक चक्र के साथ कैंट के पास एक स्वागत द्वार बना है। एक वहाँ का टाउन पार्क है, उसका भी रेनोवेशन हो रहा है, वो भी देश में सबसे सुंदर पार्क बनेगा। एक शमशान घाट पंचभूत पर आधारित, वो भी शुरू हो चुका है और वो काफ़ी अग्रेसिव रूप में बन भी चुका है, और वो भी एक हिंदुस्तान में अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा। ऐसे बहुत सारे काम जो हैं वो हिसार में हुए हैं।
ठीक है, बड़ी साहब गोई से आप अपनी बात हमेशा रखते रहे हैं। आपका हमने देखा है काम करने का तरीका भी बड़े सख्त आप नज़र आते हैं जब प्रैक्टिकली आप उतरते हैं अपने फील्ड के से जुड़े बैठकों में या समीक्षा करने में या औचक निरीक्षण में। मैं इसी साहब गोई का एक और परिचय चाहता हूँ। आपने उपलब्धियाँ गिनाई डॉक्टर कमल जी, क्या आपको लगता है कि हाँ कुछ कमियां भी रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ और हमें करना रह गया है, लेकिन उसको हम मौका मिला, जनता ने मौका दिया तो हम करेंगे, वो क्या कमियां रह गई या क्या आपके सामने किस इसको मैं ये कहूं कि मैं 100% अचीव हुआ, ऐसा नहीं होता है। जो जैसे हमने पानी की बात की, पहले जो पानी है 2-2 दिन खड़ा होता था वहाँ पर, छोटू राम चौक के पास, बरवाड़ा रोड पर, लेकिन आज कितनी भी बारिश आ जाए तो वो 1-1.5 घंटे के बाद पानी की बूंद भी वहाँ पर मिलती नहीं है। लेकिन गुड इज़ नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। और भी ज़्यादा हम इसको ड्रेनेज को और सुदृढ़ करेंगे। तो ऐसे ही जैसे अब हवाई अड्डे की बात है, इसमें भी अभी और आगे काफ़ी हम बढ़ सकते हैं। आगे जब फ्लाइट चलेगी तो हम पहली फ़्लाइट जो है भगवान राम के नाम की होगी, वहाँ से अयोध्या की फ़्लाइट चलेगी। और समय आने पर जब तीसरा फेज़ बनेगा हवाई अड्डे का तो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स भी चलेंगी। ऐसे अनेक काम जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि शमशान घाट भी बन रहा है, टाउन पार्क भी बन रहा है, स्वागत द्वार भी बन रहा है। ऐसे कभी भी किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट में टॉप नहीं आता है, कभी भी हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांस रहते हैं। और वो मैं स्वीकार भी करता हूँ और मैं ये मानता भी हूँ कि हर दफ़ा हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का चांस रहता ही है और वो इम्प्रूवमेंट हम आपके करेंगे। जी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, अपनी बात रखी और बहुत सारी शुभकामनाएं हरियाणा के रण के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, आपके अपने व्यक्तिगत तौर पर भी इस चुनावी रण में उतरने की बारी को लेकर के। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यूअर्स को भी मैं प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर।